नमस्कार देवी और देवताओं, मैं जीता बात करता हूँ आपके अपने चैनल कंप्यूटर बाब पर। जब भी हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग इन्वायरमेंट जैसे कि डेवलपमेंट स्टेजिंग या फिर प्रोडक्शन के हिसाब से हमें करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, जिस डेटाबेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड, यूआरएल ये भी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होते हैं। साथ के साथ हमारी एप्लीकेशन में हो सकता है हम कुछ प्राइवेट कीज, सीक्रेट्स या फिर क्रेडेंशियल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि नेस्ट.जेएस फ्रेमवर्क में हम लोग कैसे एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए नेस्ट.जेएस फ्रेमवर्क हमें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेस्ट.जेएस फ्रेमवर्क के अंदर एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने का जो सबसे आसान और सिक्योर मीडियम है वो है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एक स्टैंडर्ड और सिक्योर प्रैक्टिस है जिसकी मदद से हम एप्लीकेशन के अंदर वो पैरामीटर्स या कॉन्फ़िगरेशंस भेज सकते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेटअप करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, नोड.जेएस की जो हमारी प्रोसेस है, क्योंकि हम जानते हैं नेस्ट.जेएस किसका फ्रेमवर्क है, नोड.जेएस का फ्रेमवर्क है। तो जब नोड.जेएस की प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है तो हम लोग शेल के थ्रू या फिर प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू सेट कर सकते हैं वो कॉन्फ़िगरेशंस या फिर पैरामीटर्स। दूसरी जो टेक्निक है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक env फाइल बनाते हैं जिसके अंदर वो सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं और फिर नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन को बोल देते हैं कि यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को रीड कर देना, यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेटअप कर देना। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो सेकंड वाली अप्रोच है जिसमें env फाइल बनाकर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट किया जाता है उसका इस्तेमाल देखेंगे। चलिए एक env फाइल बनाते हैं और वहां पर हमारी कॉन्फ़िगरेशंस को डिफाइन करते हैं। प्रोजेक्ट का जो मेरा रूट फोल्डर है यहीं पर मैं एक env फाइल बना रहा हूं जिसका नाम रखूंगा .env जो फाइल है एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इन्वायरमेंट फाइल बनाने के लिए और इसके अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर्स के साथ कॉन्फ़िगरेशंस को डिफाइन करते हैं। env फाइल जो हमारे पास होती है ये कभी भी हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सीक्रेट कीज होती हैं, क्रेडेंशियल्स वगैरह होते हैं। क्योंकि एक सीक्रेट फाइल होती है, प्राइवेट फाइल होती है, इसलिए इसको हम लोग कभी भी हमारे सोर्स कोड के अंदर नहीं रखते हैं। जब भी हम सर्वर को डिप्लॉय करते हैं तो अलग से सर्वर पे इस फाइल को क्रिएट करके रखा जाता है, वहां पे इसके सीक्रेट्स को डिफाइन किया जाता है। डेवलपमेंट के लिए अलग होती है, स्टेजिंग के लिए अलग होती है और प्रोडक्शन के लिए अलग होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि ये प्राइवेट फाइल होती है, सीक्रेट वाली फाइल होती है, इसको हम शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लोग अब बनाते हैं की वैल्यूज़ का पेयर। की वैल्यू का पेयर आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हो, जैसे मैं कह सकता हूँ कि ऐप_पोर्ट और फिर जो भी आपको वैल्यू देनी है तो इक्वल टू के बाद वो वैल्यू सेट कर सकते हो आप। जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप सारे लेटर कैपिटल रखो, आपकी चॉइस है कि आपने क्या नाम रखना आपका की का, ऐसे भी रख सकते हो। पोर्ट मैंने यहाँ पे स्मॉल दे दिया, इक्वल टू करके जो वैल्यू आपको देनी है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप नंबर ही रखो, कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे इज प्रोड इक्वल टू फॉल्स, कि अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोडक्शन ऐप है कि नहीं तो इस प्रोड मैंने फॉल्स कर दिया। कुछ भी तरह के आपके पैरामीटर्स हो सकते हैं। अगर आपको कमेंट करना है तो आप कर सकते हो हैश सिंबल का इस्तेमाल और फिर कमेंट दे सकते हो कि जैसे ये कॉमन सेटिंग आपकी हो गई तो हैश सिंबल से आप क्या कर सकते हो, कमेंट डिफाइन कर सकते हो। और की वैल्यू बनानी है तो की का नाम कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू लगा के उसकी जो भी वैल्यू आपको देनी है। समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मुझे डेटाबेस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन करनी है तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि डेटाबेस का यूज़र ये रहा, पासवर्ड ये रहा, होस्ट नेम और पोर्ट ये रहा। अलग अलग वैल्यूज आपकी कुछ हो सकती हैं यहाँ पे। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के लिए और भी सेटिंग्स डिफाइन कर दी कि मेरी ऐप का नाम ये है, ऐप का यूआरएल ये रहने वाला, सपोर्ट ईमेल, ये सारी इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर सकते हो। और भी दे सकते हो चीज़ें देना चाहो, जैसे कि JWT का सीक्रेट क्या रहने वाला है, एक्सपायर टाइम क्या है, नोड का इन्वायरमेंट अभी जो करंटली है क्या डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, जो भी आपको देना है किसी भी तरह के पैरामीटर्स को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, मेरे पास सीक्रेट कीज है, मेरे कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं, क्रेडेंशियल्स हैं जो मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए env जो फाइल है वो क्या होती है, आपकी प्राइवेट फाइल होती है, सीक्रेट फाइल होती है। अब ये फाइल तो मैंने बना ली, इस फाइल को हमें लोड करना पड़ेगा ताकि इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो जाए मेरी प्रोसेस के। जो नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन स्टार्ट होगी उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ये सारे जो पैरामीटर्स हैं सेट हो जाएं। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेटअप करने के लिए और एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक पैकेज की जिसका नाम होता है nest.js/config पैकेज। ये कॉन्फिग पैकेज जो है इसको हमें इंस्टॉल करना होगा। मैंने कमांड लिखी npm install @nestjs/config-save की डिपेंडेंसी के तौर पे मुझे चाहिए। ये जो पैकेज अभी हमने इंस्टॉल किया nest.js config, ये इंटरनली इस्तेमाल करता है .env पैकेज का, जिसका काम क्या होता है, जो भी इन्वायरमेंट फाइल हमने अभी बनाई है उसको रीड करके सेटअप कर दो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में और फिर बाद में फर्दर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के साथ सेट करके काम करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी nest.js config पैकेज की और इसे इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसमें और भी फैसिलिटीज हैं जो भी हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। आ जाते हैं हम लोग हमारे सोर्स फोल्डर के अंदर। सोर्स फोल्डर में app.module.ts ये वाली फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा रूट मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल जो है। यहीं पर मैं एक मॉड्यूल का इस्तेमाल करूंगा
जो अभी हमने पैकेज इंस्टॉल किया ना Nest.js config, उसके अंदर से एक मॉड्यूल आता है जिसका नाम होता है कॉन्फिग मॉड्यूल, और उसी की मदद से मैं क्या करूँगा, हमारा जो ये इन्वायरमेंट फाइल है उसको कहूँगा कि रीड करो। इंपोर्ट करेंगे हम लोग Nest.js कॉन्फिग में से, कॉन्फिग पैकेज में से इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग कॉन्फिग मॉड्यूल। इस कॉन्फिग मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट्स में डिफाइन कर देता हूं, और यहीं पर अब हम लोग करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। मैं कहूँगा कॉन्फिग मॉड्यूल डॉट फॉर रूट। क्या होगा, ये अपने आप ही सर्च करेगा रूट डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल को जिसका नाम होता है .env। और क्योंकि हमने रूट डायरेक्टरी के अंदर, ये बड़ी खास बात है, ध्यान रखिए, .env फाइल आपकी होनी कहाँ चाहिए, रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो रूट डायरेक्टरी में ये सर्च करेगा .env फाइल को और लोड कर देगा। क्योंकि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड कर देगा, सेटअप कर देगा, तो अगर मुझे उनके साथ काम करना है तो ज़रूरत पड़ेगी एक सर्विस की जिसका नाम होता है कॉन्फिग सर्विस। और ये कॉन्फिग सर्विस भी हमारे पास आती है Nest.js कॉन्फिग में से ही। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सोर्स फोल्डर के अंदर मेरे पास दो मॉड्यूल हैं, एक तो जॉब्स मॉड्यूल है, एक यूजर्स मॉड्यूल है। जॉब्स मॉड्यूल में क्या है, उसकी मॉड्यूल वाली फाइल है और एक सर्विस वाली फाइल है। यूजर्स मॉड्यूल में भी सेम यही है, यूजर मॉड्यूल वाली फाइल है, एक सर्विस वाली फाइल है। अगर मुझे कहीं पे भी इस्तेमाल करने हैं वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो इसने बाय डिफॉल्ट लोड किए हैं, तो उस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिग सर्विस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे मैं जॉब सर्विस में इस्तेमाल कर लूँ, चाहे कंट्रोलर वाले होते तो कंट्रोलर में अगर मुझे जरूरत है तो कॉन्फिग सर्विस इंजेक्ट करनी पड़ेगी। एक बार मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ जॉब सर्विस के अंदर कैसे कॉन्फिग सर्विस का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो मुझे चाहिए उनको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे काम क्या करना पड़ेगा, जॉब्स मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, कॉन्फिग मॉड्यूल को। कॉन्फिग मॉड्यूल को जब मैं इंपोर्ट करूंगा तभी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं कॉन्फिग सर्विस का। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो कॉन्फिग मॉड्यूल मैंने यहां पे इस्तेमाल किया ऐप मॉड्यूल के अंदर फॉर रूट के साथ, इससे क्या हुआ कि इनिशियलाइज कर दिया कॉन्फिग मॉड्यूल को, सेटअप कर दिया, और इसी ने फिर बदले में वो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल से रीड कर दिए। तो अगर मुझे कहीं भी जरूरत पड़ेगी कॉन्फिग सर्विस की, तो उस मॉड्यूल के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिग मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्फिग सर्विस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्योंकि जॉब सर्विस जो है वो किसका पार्ट है, जॉब्स मॉड्यूल का। तो अगर जॉब्स मॉड्यूल में मुझे कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी कॉन्फिग सर्विस की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिग मॉड्यूल को, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। जॉब सर्विस में आते हैं हम लोग, यहीं पर मैं कंस्ट्रक्टर में क्या करता हूँ, इंजेक्ट कर लेता हूँ किसको, सर्विस को। कौन सी, कॉन्फिग सर्विस को, कॉन्फिग सर्विस। ये कॉन्फिग सर्विस जो है इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे Nest.js कॉन्फिग में से। अब क्योंकि मैंने कॉन्फिग सर्विस को यहाँ इंजेक्ट कर लिया है, तो अब मैं रीड कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ वो इन्वायरमेंट वेरिएबल जो सेट उसने कर दिए होंगे कॉन्फिग मॉड्यूल ने हमारे लिए। चलिए कुछ वेरिएबल्स को एक्सेस करके देखते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ डेटाबेस यूजर को मैं निकालना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू क्या है, तो बहुत आसान है, मुझे करना होगा दिस डॉट कॉन्फिग सर्विस डॉट गेट। एक गेट मेथड होता है कॉन्फिग सर्विस में, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लोड हुए हैं उनको निकाल सकते हो किसी पर्टिकुलर को। मैं कह सकता हूँ कि गेट, यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ डेटाबेस यूजर। यहाँ पर अगर हम रिटर्न देखें कि गेट क्या रिटर्न कर रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि ये एनी रिटर्न कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको बता भी सकते हो, गेट जो है वो जेनेरिक होता है कि किस तरह की वैल्यू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैं स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अब गेट की जो वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि आप टाइप्स डिफाइन करते हुए चलो। कॉन्स्ट यहाँ पे कह देते हैं यूजर। कॉन्सोल पे एक बार मैं आपको लॉग करके दिखाता हूँ यूजर वाली वैल्यू। जैसी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई तो आप देख पा रहे हो कि कॉन्सोल पे मुझे जो डेटाबेस यूजर की वैल्यू है वो मिल जा रही है। आप चाहो तो इधर जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उनमें से कोई सा भी वेरिएबल रीड कर सकते हो। मान लीजिए कि मुझे प्रोड वाली वैल्यू रीड करनी है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। यहाँ पर कह देता हूँ प्रोड, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं क्या होगी, एक मेरी बूलियन वैल्यू होगी। तो इधर कर देते हैं इज प्रोड, और कॉन्सोल पे लॉग भी कर देते हैं, तो कॉन्सोल पे हमारे पास फॉल्स आ जा रहा है। पर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ये रीड करता है, ये सारी की सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को ट्रीट करता है। तो अगर इसकी टाइप ऑफ देखोगे ना, तो स्ट्रिंग ही बताएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ जा रही है। यहाँ पर जो मैंने बात लिखी बूलियन, इससे सिर्फ ये है कि मैं अपनी समझ के लिए कह रहा हूँ कि वो एक बूलियन वैल्यू होगी, ताकि टाइप प्रॉपर मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकूँ टाइप स्क्रिप्ट में। लेकिन कन्वर्जन नहीं होगी, कन्वर्जन आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि जो आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस केस में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप चाहते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कहता हूँ कि मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, और SSL की वो वैल्यू कुछ है। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पे तो कोई SSL वाली वैल्यू है ही नहीं, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ,
कोमा दे के बोल सकता हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या देना। डिफॉल्ट वैल्यू मैं क्या कह देता हूँ कि ऑन दे देना। तो कोमा दे के आप क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो कि अगर रीड करते टाइम वो नहीं मिली तो आप क्या डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो। तो इसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ SSL को। तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑन वाली आ रही है आपके पास। देखिए जो कॉन्फिग मॉड्यूल है वो बाय डिफॉल्ट रूट फोल्डर के अंदर .env फाइल को रीड करता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपकी फाइल का नाम कुछ डिफरेंट हो या फिर आपके पास मल्टीपल इन्वायरमेंट फाइल्स हो, तब हम लोग कैसे काम करते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इसका फाइल का नाम रीनेम कर देता हूँ कि इसका नाम होगा .dev.env। तो इसको जब मैं सेव करके रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा रहा है, अनडिफाइंड लिखा रहा है। ऑन ऑफ कोर्स डिफॉल्ट वैल्यू के कारण आ रहा है क्योंकि कॉन्फिग मॉड्यूल क्या एक्सपेक्ट कर रहा था रीड करने को .env को, बट यहाँ पे फाइल का जो नाम है वो कुछ और है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि फाइल का नाम क्या है। बहुत आसान है ये भी। देखिए फॉर रूट में मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ कॉन्फ़िगर करने के लिए, और यहाँ पर मैं कहूँगा env फाइल पाथ, और एक ये एरे होता है। एरे के अंदर आपके पास मल्टीपल इन्वायरमेंट फाइल्स आप पास कर सकते हो, तो बारी बारी से सबको रीड करने की कोशिश करता है, और अगर सारी मिल जाती है तो सबको ही रीड कर लेता है। पर उस केस में क्या होगा कि ओवरलैपिंग होगी वैल्यूज़ की, अगर आपकी कोई सेम वैल्यू सभी फाइलों में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि रीड करो .env में से अगर मिल जाती है, या फिर आप रीड करो dev.env में से। तो हम जानते हैं .env तो मिलेगी नहीं, मिलेगी कौन सी, .dev.env, उसको ये रीड कर लेगा। अब की बार हमारा सही से चल गया। तो इस तरीके से आप चाहो तो मल्टीपल इन्वायरमेंट फाइल्स की लोकेशन दे सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो सिंगल फाइल भी दे सकते हो कि ये वाली फाइल मेरी रही, इसको रीड करना, तब भी वही सेम चीज़ काम करेगी। वैसे अच्छी प्रैक्टिस तो यही रहती है कि आप एक ही इन्वायरमेंट फाइल का इस्तेमाल करो। जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एक ही जगह होनी चाहिए, मल्टीपल देने की ज़रूरत नहीं होती कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है, बट 99.9 टाइम एक ही फाइल आपकी रहनी चाहिए। देखिए जब भी हम इन्वायरमेंट फाइल में से रीड करते हैं कॉन्फिग सर्विस के थ्रू, जैसे हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे थे किसी भी वैल्यू को, तो जब भी रीड करते हैं तो इन्वायरमेंट्स में से रीड करना क्या होता है, कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। वैसे तो खास पता नहीं चलेगा, तो बेटर ये रहता है कि हम क्या करें, ये जो इन्वायरमेंट फाइल इसने रीड कर ली है इस चीज़ को कैश करके रख लें। तो कैश ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। कैश में कर देता हूँ ट्रू, कि जो आपने रीड कर लिया उसको अपने पास रखो संजो के, बार बार आपको process.env में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार कैश करके रख लो और इससे फास्ट आपकी प्रोसेसिंग होती है। वैसे ज़्यादा खास पता चलेगा नहीं इस केस में तो, बट ये एक अच्छी चीज़ रहती है कि आप कैश इनेबल कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग ऑप्शंस पास कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन काम का और होता है आपके पास जिसका नाम होता है एक्सपैंड वेरिएबल्स। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, अगर इसको आप ट्रू कर देते हो तो इससे बेनिफिट क्या होता है, एक बार मैं आता हूँ अपनी env फाइल में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सपोर्ट ईमेल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, support@marvel.com। मैं चाहता क्या हूँ कि जो ये ऐप URL वाली वैल्यू है यहीं पे मैं इस्तेमाल कर दूँ। तो कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, $साइन का यूज़ करके इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर हमें देना पड़ेगा उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ऐप URL। इससे क्या होगा, ये अपने आप ही रीड कर देगा, ऐप URL की जो वैल्यू होगी यहाँ पे डाल देगा। एक तरह का इंटरपोलेशन टाइप का हो गया, support@marvel.com हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ ट्रू तभी ये पॉसिबल, अगर ट्रू नहीं करूँगा तब नहीं ये करेगा। जॉब सर्विस के अंदर आते हैं, यहाँ पर मैं रीड कर लेता हूँ सपोर्ट ईमेल को और इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ कॉन्सोल पे आप देख पा रहे हो कि सपोर्ट ईमेल हमें मिल जा रहा है और उसने अपने आप ही एक्सपैंड कर दिया। एक्सपेंडेबल ट्रू का यही बेनिफिट है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये फॉल्स रहता है, तब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तब आप देखोगे कि जो चीज़ मैंने लिखी थी वही चीज़ एज ए स्ट्रिंग के तौर पे हमारे पास रिसीव होगी। तो अगर आपको एक्सपेंडेबल वेरिएबल चाहिए तो इस वैल्यू को ट्रू करना सही रहता है, और जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि कई बार क्या होता है रीयूज़ करना पड़ता है आपको कुछ की वैल्यू के पेयर्स को। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉन्फिग सर्विस का इस्तेमाल हम लोग main.ts में कैसे कर सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि भाई main.ts में इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हमने env फाइल के अंदर क्या इस्तेमाल किया हुआ है, ऐप पोर्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं चाहता क्या हूँ कि जो मैंने यहाँ पे पोर्ट डिफाइन किया है उसको मैं यहाँ पे क्या कर सकूँ, यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो ऑप्शन है कि मैं खुद से ही क्या करूँ, यहाँ पे process.env का इस्तेमाल करूँ और उसमें से कहूँ कि जो ऐप का पोर्ट है वो वाला मुझे यहाँ पे दे दो आप लाके। ऐसे भी आप process.env की मदद से भी रीड कर सकते हो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, लेकिन ये तभी रीड हो पाएंगे इस केस में तो हो जाएगा जब आपने क्या किया होगा, यहाँ पे फॉर रूट के थ्रू कॉन्फिग मॉड्यूल के साथ सेटिंग की होगी, तभी कॉन्फिग मॉड्यूल रीड करता है ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेटअप करता है। तो अगर आपने कॉन्फिग मॉड्यूल इस्तेमाल नहीं किया तब आप ये नहीं कर सकते ये चीज़। इस केस में ये चीज़ चल जाएगी, अभी भी सही चलेगा। हमारा जो एप्लीकेशन है वो 3000 पोर्ट पे ही लिसन करेगी, लेकिन मैं चाहता क्या हूँ कि कॉन्फिग सर्विस की मदद से इस वैल्यू को निकालूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कॉन्फिग सर्विस app.get और इधर लिख देता हूँ मैं कॉन्फिग सर्विस, कि मुझे इंस्टेंस चाहिए किसका, कॉन्फिग सर्विस का चाहिए। कॉन्फिग सर्विस को मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, नेक्स्ट कॉन्फिग में से इसको बुला लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कॉन्फिग सर्विस मुझे क्या चीज़ चाहिए, पोर्ट चाहिए। एक अलग से पहले पोर्ट ले ही लेते हैं वेरिएबल में, पोर्ट इक्वल टू कॉन्फिग सर्विस डॉट गेट
और हम क्या बोल रहे हैं कि क्या मिलेगा, हमें एक नंबर मिलेगा। वैसे तो हमें पता बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी चीज़ें स्ट्रिंग ही होती है, बट टाइप स्क्रिप्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि क्या होगा, एक नंबर होगा। क्या चीज़ है, ऐप का पोर्ट हमें चाहिए। कॉन्सोल पे मैं एक बार आपको लॉग भी करा के दिखा देता हूँ कि इसने रीड कर लिया होगा। और लिसन में हम लोग डाल देते हैं ये पोर्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पोर्ट 3000 वाला इसने निकाल दिया और यहाँ पे इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कॉन्फ़िग सर्विस की जरूरत पड़ी जाती है, और भी कोई पैरामीटर हो सकते हैं भाई आपके जो आप इस्तेमाल यहाँ पे करना चाह रहे हो। तो main.ts में अगर आपको करना है तो app.get की मदद से इंस्टेंस निकाल सकते हो उस कॉन्फ़िग सर्विस का, क्योंकि कॉन्फ़िग मॉड्यूल आपके एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन में काम आता है। और कॉन्फ़िग सर्विस का इस्तेमाल हम अलग अलग मॉड्यूल्स में कर रहे होते हैं, जैसे इस केस में जॉब्स मॉड्यूल में मैं कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं यूजर्स मॉड्यूल में भी इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जानता हूँ कि मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्फ़िग मॉड्यूल को, फिर उसके बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्फ़िग सर्विस का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बेटर ये रहेगा कि मैं क्या करूँ, कॉन्फ़िग मॉड्यूल को ग्लोबल डिक्लेयर कर दूँ। ग्लोबल डिक्लेयर करने से क्या होगा, कहीं पे भी मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, कॉन्फ़िग सर्विस मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे करेंगे उस चीज़ को, बहुत आसान है। देखिए ये भी यहाँ पर मैं कहूँगा इस ग्लोबल ट्रू कि ये ग्लोबल बना दो इस मॉड्यूल को, कॉन्फ़िग मॉड्यूल को, ताकि कहीं भी इस्तेमाल में आ सके, इसकी जो सर्विस है कहीं भी इस्तेमाल में आ सके। जब मैं सेव करता हूँ और मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि जॉब्स मॉड्यूल में से मैं इंपोर्ट्स हटा देता हूँ स्टेटमेंट, तब भी कॉन्फ़िग सर्विस का मैं इस्तेमाल कर पाऊँगा। और यूज़र सर्विस में भी मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, इंजेक्ट कर लेता हूँ। कॉन्फ़िग सर्विस को यहाँ इंजेक्ट कर लिया, Nest.js कॉन्फ़िग में से इंपोर्ट भी कर लिया यूजर्स के अंदर। और यहाँ पर यूजर्स मॉड्यूल में मैंने कोई इंपोर्ट नहीं किया है, जॉब्स मॉड्यूल में भी नहीं किया, तब भी कॉन्फ़िग सर्विस इस्तेमाल हो जाएगी। यूजर सर्विस में मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कॉन्सोल लॉग कर देते हैं, दिस डॉट कॉन्फ़िग सर्विस डॉट, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि नोड का जो इन्वायरमेंट है वो मुझे चाहिए। सेव करते हैं। कॉन्सोल पे आप देख पा रहे हो कि हमें कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट हो जा रही है, लेकिन मुझे कहीं पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी कॉन्फ़िग मॉड्यूल को। क्यों? क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया, इस ग्लोबल ट्रू कर दिया था। अभी तक तो जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस करी वो सारी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बेस पे करी। इन्वायरमेंट फाइल एक बनाई, उसके अंदर डाल दिए पैरामीटर्स, वही हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेट कर दिया, फिर कॉन्फ़िग सर्विस के थ्रू रीड कर करके इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस सारी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें जरूरत पड़ी Nest.js कॉन्फ़िग पैकेज की, जिसके अंदर से कॉन्फ़िग मॉड्यूल आया। इसलिए कॉन्फ़िग मॉड्यूल काफ़ी पावरफुल और इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मदद कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन करने में। लेकिन कॉन्फ़िग मॉड्यूल जो है वो इतना ही सीमित नहीं है कि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू ही सेटअप कर पाओ। आप अलग अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की मदद से, नेम स्पेसेस की मदद से और पार्शियल रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके, एक टेक्निक होती है, तब भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आपकी एप्लीकेशन की। वो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू देख लिया, अगली वीडियो में इन्वायरमेंट वेरिएबल प्लस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, तो लाइक करते हुए जरूर जाना, वीडियो को शेयर भी करना, चैनल को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप किसी भी वीडियो से मिस ना रहें। कमेंट में आप अपने विचार भी लिखते हुए जाएं, बताएं कि सीरीज कैसी जा रही है, या आपका जो भी फीडबैक है जरूर दें। और अगर आप मेरा फैन बनना चाहते हैं तो आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो डिस्कॉर्ड में हमारी कम्युनिटी है, वहां आके जरूर ज्वाइन करें। मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।